हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस कर रहे थे और हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे समायोजन। कल हमने समायोजन की परिभाषाएं पढ़ ली थी और समायोजन की आवश्यकता क्यों होती है, कि समायोजन ऐसी कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से हमें समायोजन की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे कौन कौन से रीजन है। यानी उसको हमने बांटा था समायोजन के क्षेत्र में। समायोजन के क्षेत्र कि भाई समायोजन करने के कारण क्या है, कि समायोजन हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, रीज़न क्या है। और आज हम पढ़ेंगे समायोजन किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पर है प्रत्यक्ष उपाय। क्या उपाय? प्रत्यक्ष उपाय। और नंबर दो है अप्रत्यक्ष उपाय। जब भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई कोई हमारे लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दो तरह से एडजस्टमेंट किया जा सकता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष उपाय। देखो, नाम से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष, डायरेक्ट उससे टक्कर ले लेना। जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, उससे डायरेक्ट टक्कर ले लो और उसका समाधान करो। डायरेक्ट टक्कर ले लो कि भाई, जो भी तेरी मेरी समस्या है, मैं तेरे से सीधा सीधा बात करूँगा। यानी समस्या को डायरेक्टली सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, कोई बहाने नहीं लगाने। क्या नहीं लगाने? कोई बहाने नहीं लगाने। कोई बहाने नहीं लगाने कि भाई प्रॉब्लम है, जिन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें करना है। यहाँ पर क्या, सॉल्यूशन करना ही करना है प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन से बचना नहीं है, सॉल्यूशन से बचना नहीं है, बचना नहीं है, सॉल्यूशन करना ही करना है। ठीक है, डायरेक्ट उसके अंदर। और अप्रत्यक्ष उपाय में क्या आ जाता है, देखो अप्रत्यक्ष उपाय में क्या आ जाता है। अप्रत्यक्ष उपाय में क्या होता है कि सॉल्यूशन, जो रियल में सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, उस सॉल्यूशन को तो हम करते नहीं हैं। उस सॉल्यूशन की जगह पर कोई ना कोई बहाना काट लेते हैं। ठीक है, कोई बहाना निकाल लेते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे ना कैसे बस इस प्रॉब्लम से हम बच जाएं। उस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम जो है ना, हमारी प्रॉब्लम से हम दूर हो जाएं। प्रॉब्लम से दूर हो जाएं, बस प्रॉब्लम हमसे दूर हो जाए। प्रॉब्लम को हटाना है। हटाना है किसको? प्रॉब्लम को। और इधर क्या है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से लड़ना है। क्या है? प्रॉब्लम से लड़ना है। तो डायरेक्ट में क्या आ जाएंगे, प्रॉब्लम से लड़ने वाली चीज़। इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम को हटाने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये देखो, प्रॉब्लम से हटाना है तो मतलब हम, ये सारा खेल किस पर होता है? चेतन मन पर होता है। किस मन पर? चेतन मन पर। चेतन मन क्या होता है? जो जिस वक्त हम, अब जो हमारा मन चल रही है, चेतन मन है। कौन सा मन है? चेतन मन। जो चीज़ हम वर्तमान में सोच रहे हैं, वो सब किस में आ जाता है? चेतन मन में आ जाता है। और ये जो अप्रत्यक्ष उपाय होते हैं, ये किस पर आधारित होते हैं? ये होते हैं अचेतन मन पर। अचेतन मन पर, कि भाई हमारे मन में है लेकिन अब नहीं चल रहा है। अचेतन मन पर आधारित होते हैं या फिर अर्धचेतन मन पर आधारित होते हैं। चेतन मन, अचेतन मन, ये सब सब फ्राइड ने दिया था। किसने दिए थे? फ्राइड ने। जो हम व्यक्तित्व में पढ़ेंगे कि चेतन मन क्या होता है, अचेतन मन क्या होता है। और फ्राइड ने इड, ईगो, अहम बताई थी। वो भी हम किस में पढ़ेंगे? हमारे व्यक्तित्व टॉपिक में। चेतन मतलब जो चेतना में है, जो करंटली हमारे माइंड में चल रहा है, वो किस में आ जाएगा? चेतन मन में। ठीक है, और अचेतन मन में मतलब हम बस उसको भुलाना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा? अचेतन मन में आ जाएगा। तो प्रत्यक्ष उपाय किस पर आधारित होते हैं? चेतन पर। और अप्रत्यक्ष उपाय किस पर आधारित होते हैं? अचेतन या फिर अर्धचेतन पर आधारित होते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम समायोजन के उपाय करते हैं। पहले डायरेक्टली, फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली देख लेते हैं अपने। जो डायरेक्टली, बस डायरेक्टली है, उसके अलावा जितने भी बचेंगे सारे क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्टली हो जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं डायरेक्टली की।
प्रत्यक्ष उपाय, समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय। ठीक है, इसमें 4 तरह के उपाय आएंगे हमारे पास। कितने तरह के उपाय आएंगे? 4 तरह के। नंबर 1, ए नंबर डाल देता हूँ मैं इसमें। क्या नंबर डालता हूँ? ए नंबर, बाधा निवारण। बी नंबर, मार्ग स्थानांतरण, मार्ग स्थानांतरण। सी नंबर पर लक्ष्य प्रतिस्थापन। और डी नंबर पर, एक बार मैं यहां लिख देता हूं, डी नंबर, विश्लेषण या निर्णय। ये 4 तरीकों से प्रत्यक्ष उपाय किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला नंबर पे हमारा कौन सा है? बाधा निवारण। इसको मैं एक बॉक्स में बना देता हूं, बाधा निवारण। कि भाई हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बाधा निवारण का अर्थ क्या है? कि भाई जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसका क्या करना? सोल्यूशन करना है। डायरेक्टली क्या करना है? उसका सोल्यूशन करना है। कि हमारा हमारा मान लो कोई टारगेट है, कोई हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बीच में कोई बाधा आ गई, उस लक्ष्य के बीच में क्या आ गई? कोई बाधा आ गई। उस बाधा की वजह से हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम हमारे टारगेट को चेंज नहीं करके, जो हमारी बाधा है, जो भी हमारे बीच के अंदर प्रॉब्लम आई है, उस बाधा का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। उस बाधा का क्या करेंगे? सॉल्यूशन। ये जो बाधा है, इस बाधा का सॉल्यूशन करना कौन सा उपाय कहलाता है? प्रत्यक्ष उपाय कहलाता है। यानी मान लो जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मान लो हमारे टाइम का इशू आ रहा है, कि मान लो हम तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, कोई भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, और टाइम का इशू आ रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि हम सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक कोई प्राइवेट काम करते हैं। ठीक है, तो बाधा हमारी क्या? टाइम की बाधा है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उस बाधा का सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। तो ये क्या होगी? बाधा का निवारण। ये कौन सा सोल्यूशन हो गया? प्रत्यक्ष सोल्यूशन हो गया, बाधा का निवारण करना। यानी जितने भी हमारी लाइफ में अगर कोई बाधाएं आ रही हैं, तो उसको क्या करना? रिमूव करना। तो पहला हमारा प्रत्यक्ष उपाय क्या? रिमूविंग ऑफ बैरियर। यानी जो भी बाधा आ रही है उसका क्या करना? उसको हटाना, उस बाधा को हटाना। तो बाधा को हटाना ये कौन से उपाय में आएगा? प्रत्यक्ष उपाय में आएगा। तो ये तो था हमारा 1 नंबर, बाधा निवारण। कि भाई जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या भी जो भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने दे रही है, कोई बाधा हमारे बीच में आ रही है, तो उस बाधा को ही हटाना, उस बाधा को हटाना। तो ये पहला उपाय है प्रत्यक्ष के अंदर। ये कौन सा उपाय है? पहला उपाय है प्रत्यक्ष उपाय के अंदर। अब 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे है मार्ग का स्थानांतरण। मार्ग का स्थानांतरण, क्या इसको बोल सकते हैं कि भाई वैकल्पिक रास्ते का चयन करना। क्या करना? वैकल्पिक रास्ते का चयन। ये देखो, मान लो हमारा कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, कोई टारगेट है, अब उसके बीच में कोई बाधा आ रही है। क्या रे? कोई बाधा आ रही है, और उस बाधा की वजह से हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और हम उस बाधा को सोल्यूशन भी नहीं कर पा रहे हैं बाधा का। अगर बाधा का सोल्यूशन कर लेते तो मतलब बाधा निवारण हो जाता हमारा। ठीक है, लेकिन अब क्या है? हम बाधा का सोल्यूशन ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? सोल्यूशन कर ही नहीं पा रहे हैं, सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? अब टारगेट तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि बाधा कंप्लीट नहीं हो रही भाई। बाधा बाधा कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, जो भी बैरियर हमारे लाइफ में आ रहा है उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि जिस रास्ते के ऊपर चल के हम लक्ष्य को प्राप्त करने का
प्रयत्न कर रहे हैं उस रास्ते को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? उस राह को या रास्ते को, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, उस रास्ते का चेंज करेंगे। रास्ते को क्या करेंगे? रास्ते को चेंज करेंगे। जैसे मान लो हम तैयारी कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मान लो 3rd ग्रेड की टीचर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पढ़ने का तरीका क्या है कि भाई हम क्या करते हैं, भाई पहले क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। अब नोट्स में कमी लग रही है हमें, तो हम क्या करते हैं फिर कि भाई नोट्स से कुछ हो नहीं रहा, फिर बुक्स लेके आते हैं। क्या लेके आ रहे हैं? बुक्स लेके आ रहे हैं। अब ठीक है, नोट्स लेके आ रहे हैं, बुक्स लेके आ रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज लगा के देखते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट लगा के देखते हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। मतलब सिचुएशन कठिन है, बाधा का तो निवारण हो ही नहीं पा रहा। अब बाधा का पता ही नहीं हमें कि बाधा आ क्या रही है, तब हम क्या करेंगे? चेक, मतलब एनालिसिस करके देखेंगे कि भाई हमें किस चीज़ पे दिक्कत आ रही है, कहीं हमारे पढ़ने का तरीका तो गलत नहीं है। तो इस तरीके को चेंज करना, क्या करना? तरीके को चेंज करना क्या कहलाता है? मार्ग का स्थानांतरण करना कहलाता है। सीकिंग अनदर प्लान क्या कहलाता है? सीकिंग अनदर प्लान। और एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ इसके अंदर, और क्या एग्जांपल समझाऊँ इसके अंदर? ऐसे समझा सकता हूँ, मान लो जैसे मान लो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है। उस छोटे बच्चे को क्या करना है? जैसे हमने मान लो यहाँ पे अंगूर लटके हुए हैं, अंगूर खाने हैं उसको, ठीक है, या कोई पेड़ है, पेड़ पे बेर लटके हुए हैं, ठीक है, उसको बेर खाने हैं। अब वो छोटा बच्चा है, कूद कूद के उसने देख लिया, कूद कूद के देख लिया, उसके पैर हाथ नहीं लग रहे। अब क्या करेगा? बाधा आ रही है उसके, अब तो उस बाधा का वो सोल्यूशन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो छोटा है। अब ऐसे तो है नहीं वो हाथों हाथ बड़ा हो जाए, तो वो क्या करेगा? अपने तरीके को चेंज करेगा। अब वो कूद कूद के नहीं, वो क्या करेगा? या तो कोई यहाँ से कोई पत्थर उठा लेगा, उस पत्थर को यहाँ पे मारेगा और बेर टूट जाएंगे, नीचे आ जाएगी। मतलब यहाँ पे उसने क्या किया है कि जो उसका तरीका है, लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका है, तरीका उसको क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है, ठीक है। भाग तो नहीं रहा ना, भागेंगे तो वो किस में आ जाएगा? अप्रत्यक्ष तरीकों में आ जाएगा। अगर टारगेट के लिए, अगर टारगेट को अचीव करना ही है, ये अगर मोटिव हो, तो वो सारे तरीके किस में आएंगे? प्रत्यक्ष तरीके में आएंगे। अगर टारगेट से भागेंगे तो वो कौन सा तरीका आ जाएगा? अप्रत्यक्ष तरीकों में आ जाएंगे। दूसरा हमारा समझ में आ गया क्या कहना चाहता है? वैकल्पिक रास्ते का चयन करना, कि अगर मान लो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उस पर सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? रास्ते को ही चेंज कर लेंगे। नंबर 3 देखो, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। क्या है लक्ष्य का प्रतिस्थापन? सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट। लक्ष्य ही चेंज कर दो। मान लो हमारा मोटिव क्या है? मान लो मोटिव है क्या करना? पैसा कमाना मोटिव है। क्या है? पैसा कमाना। गरीब लोग है, पैसा कमाना मोटिव है। और मान लो तैयारी करने लगे हम यूपीएससी की, कि भाई हमें तो कलेक्टर लगना है। क्या लगना है? कलेक्टर लगना है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रही है, मुश्किल होती जा रही है, 2 साल निकल गए, ठीक है, 3 साल निकल गए, एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा। क्या नहीं निकल रहा? एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा। तो हम क्या करेंगे? जो यूपीएससी है इसको छोड़कर हम क्या करेंगे? कोई छोटी मोटी नौकरी की तैयारी कर लेंगे। क्या करेंगे? छोटी नौकरी की तैयारी कर लेंगे, यानी टारगेट को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? टारगेट को चेंज कर देंगे। देखो भागे तो नहीं ना, टारगेट तो अचीव करना है, टारगेट तो अचीव करना है। टारगेट क्या है यहाँ पर? टारगेट यहाँ पे पैसा कमाना। क्या कमाना है? पैसा कमाना है। तो बड़ी नौकरी ना सही, छोटी ले लें, एक बार छोटी तो लें, कम से कम ऐसे तो हो कि भाई हाँ हमें आगे कोई उम्मीद जगे कि हम बड़ी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लो। अगर मान लो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्य को चेंज कर लो। मान लो आप 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका भाई 1st ग्रेड में भाई तैयारी हो नहीं पा रही, और भाई लग रहा है कि यार होगा नहीं होगा नहीं, तो क्या करते हैं? एक बार, कई बार प्रयत्न करके देख लिया, सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं? एक बार 3rd ग्रेड की तैयारी कर लो। 3rd ग्रेड की तैयारी कर लेंगे, तो एक बार 3rd ग्रेड की तैयारी कर लेंगे, मतलब अब की बार क्या किया हमने? लक्ष्य को चेंज कर लिया। क्या कर लिया? लक्ष्य को चेंज कर लिया। तो उससे क्या है भाई? हमारा माइंड भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष उपायों में आता है समायोजन करने के, लक्ष्य को प्रतिस्थापन करना, लक्ष्य को चेंज करना, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है? प्रत्यक्ष उपायों में विश्लेषण या फिर निर्णय करना। क्या करना? विश्लेषण या फिर निर्णय करना। एनालिसिस डिसीजन, एनालिसिस डिसीजन, इंग्लिश में नाम याद रखना बेटर रहेगा, एनालिसिस डिसीजन। इसमें क्या होता है? मान लो हमारी
कोई प्रॉब्लम आ रही है सामने, क्या रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और ऐसी प्रॉब्लम या इससे कोई छोटी प्रॉब्लम या इस जैसी प्रॉब्लम को हमने पहले भी फेस किया हुआ है, क्या किया हुआ है, पहले भी फेस किया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि पिछली बार मैंने किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया था, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया था। जो हमारे पूर्व अनुभव है, क्या पूर्व अनुभव, उस पर विचार विमर्श करेंगे। उस पर विचार विमर्श करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो ये किस में आ जाएगा, विश्लेषण या फिर निर्णय के अंदर आ जाएगा। तो ये चारों के अंदर कहीं भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई हाँ इंसान बस भाग ही रहा है उस चीज़ से, उसको छोड़ के भाग गया। तो ऐसे तरीके क्या कहलाते हैं, समायोजन करने के प्रत्यक्ष तरीके कहलाते हैं, डायरेक्ट तरीके कहलाते हैं। ये किस पर आधारित होते हैं, चेतन पर आधारित होते हैं। प्रत्यक्ष उपाय जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, चेतन पर आधारित होते हैं, सोच पर आधारित होते हैं। अगर चेतना ही नहीं होगी, दिमाग ही नहीं चलेगा, तो बंदा कैसे इन सब चीज़ों को कर पाएगा। तो चार तरीके हमने पढ़े, बाधा निवारण, रिमूविंग ऑफ बैरियर, उसमें क्या होता है, जो बाधा है उसी को सोल्यूट करके हम क्या करते हैं, टारगेट की ओर बढ़ते हैं। फिर मार्ग स्थानांतरण, क्या करना, मार्ग स्थानांतरण यानी चेंज करना मार्ग को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई हाँ हमें लग रहा है कि भाई इस तरीके से नहीं हो रहा तो तरीका ही चेंज कर लो। फिर लक्ष्य प्रतिस्थापन में कि यार ये चीज़ तो नहीं मिल पा रही, एक बार इससे छोटी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर इससे जो आसान है उसको प्राप्त कर लेते हैं, बाद में उसको प्राप्त कर लेंगे। विश्लेषण निर्णय कि पहले की जो हमारे पूर्व अनुभव है उनके आधार पर हम देखते हैं कि भाई किसका हम चुनाव करें, कैसे उसका सोल्यूशन करें, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्रत्यक्ष उपाय हैं, ये जो प्रत्यक्ष उपाय हैं इनको बोला जाता है धनात्मक, क्योंकि ये पॉजिटिव वाइब लेके आते हैं। क्या लेके, पॉजिटिव वाइब लेके आते हैं व्यक्ति के अंदर। तो ये धनात्मक होते हैं, जिन्हें बोला जाता है कोपिंग। क्या बोला जाता है, कोपिंग। क्या बोला जाता है, कोपिंग। ये वर्ड याद रखना, कोपिंग। प्रत्यक्ष उपाय क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, कोपिंग बोला जाता है। और जो हम अप्रत्यक्ष उपाय पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, हम तो क्या लक्ष्य से ही भाग रहे हैं, बस भागने, बस प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है, प्रॉब्लम से भागना है। तो वो क्या होते हैं, ऋणात्मक तरीके होते हैं। कौन से होते हैं, ऋणात्मक तरीके, ठीक है। अप्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय की ओर चलते हैं। हम प्रत्यक्ष हमारे पूरे हो गए। प्रत्यक्ष कौन कौन से हैं वापस से देख लेते हैं। पहला क्या है, बाधा निवारण। इन चार को छोड़ के जितने भी उपाय होंगे वो सारे किस में आएंगे, अप्रत्यक्ष उपाय में आएंगे। और अप्रत्यक्ष उपाय अचेतन पर आधारित होते हैं। देखो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में ए आ रहा है तो अचेतन पर आधारित होते हैं, और ये किस पर आधारित होते हैं, चेतन पर आधारित होते हैं। नंबर 2 पे कौन सा था, मार्ग स्थानांतरण। नंबर 3 पे क्या था, लक्ष्य प्रतिस्थापन। और नंबर 4 पे क्या था, एनालिसिस डिसीजन। मान लो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई एक बच्चा है, घर में बैठा है, ठीक है, बाहर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा होनी है, और बच्चे को क्या करना है, स्कूल जाना है। बच्चे को क्या करना है, स्कूल में जाना है, पर बरसात के कारण बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। अब वो बच्चा क्या करता है, घर पे ही क्या करता है, वो देखता है कि हाँ कल सर ने पाठ नंबर 4 था वो पढ़ाया था, और वो पाठ आधा हो गया, वो पाठ आधा हो गया। तो मतलब आज वो सोचता है कि आज क्लास में 4 नंबर पाठ को आगे पढ़ाएंगे, आधे से आगे पढ़ाएंगे। तो वो बच्चा क्या करता है, खुद से ही वो पाठ पढ़ना शुरू करता है। तो ये उपाय कौन सा उपाय कहलाएगा, बताओ, बाधा निवारण होगा। बाधा निवारण होगा, मार्ग स्थानांतरण होगा, लक्ष्य प्रतिस्थापन होगा, या फिर निर्णय वाला होगा। तो बताओ ये किसके अंदर आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, ये आएगा लक्ष्य प्रतिस्थापन में। क्या आएगा, लक्ष्य प्रतिस्थापन में। क्यों, उसका टारगेट क्या था
कि मेरे को तो स्कूल में जाके पढ़ना है। किस में जाके पढ़ना है? स्कूल में जाके पढ़ना है। मैन उसका टारगेट क्या है? मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन जाना चाहता था स्कूल, अब स्कूल में नहीं जा पा रहा। अब उसका टारगेट था स्कूल में जाके पढ़ना, अब वो क्या कर रहा है कि यार पढ़ना तो मेरे को है, लेकिन अब मैं स्कूल तो जा नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, घर पर ही पढ़ लेता हूँ, घर पर ही पढ़ लेता हूँ। तो लक्ष्य उसका क्या होगा, टारगेट चेंज हो गया, स्कूल से छोड़कर कहाँ पे आ गया, घर पे पढ़ने लग गया। वो पढ़ाई तो कर रहा है ना, भागा तो नहीं है ना पढ़ाई से। तो ये किस में आ जाएगा, लक्ष्य प्रतिस्थापन में। अब हम चलते हैं अप्रत्यक्ष उपायों की ओर। अप्रत्यक्ष उपाय, इनको क्या क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मनोरचनाएं। क्या बोला जाता है? मनोरचनाएं, यानी खुद से ही मन के अंदर रचना बना लेना। टारगेट से तो भागना है, क्या करना है, भागना है, प्रॉब्लम से भागना है, तो मनोरचनाएं बना लेता है। इनको बोला जाता है रक्षा तंत्र। क्या उससे बचने के लिए कोई ना कोई रक्षा तंत्र हम अपना रहे हैं, उससे भागने के लिए, ठीक है। या इसको बोलते हैं रक्षा युक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र, ये सब इसके नाम है। प्रतिरक्षा तंत्र, बचाव विद्या, बचाव विद्या, इनको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर मेंटल मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि बस हम उससे भागने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसका सॉल्यूशन तो कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? सॉल्यूशन नहीं कर सकते प्रॉब्लम का। तो हम क्या करते हैं, उससे बचने का कोई ना कोई प्रयास करते हैं, ताकि क्या हो, हमें तनाव ना हो, टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, इन सब से, ये सब हमें ना हो, इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई कोई ना कोई ऐसा तरीका बना लो यार कि भाई बस प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए, बस प्रॉब्लम से दूर हो जाएं, हम प्रॉब्लम से दूर हो जाएं। प्रॉब्लम का सामना करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, वो तो आ जाएगा प्रत्यक्ष उपायों में। प्रॉब्लम से दूर हो जाएं, प्रॉब्लम से बचें, तो वो किस में आ जाएगा, रक्षा तंत्र, रक्षा युक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र, बचाव विद्या में। क्यों करते हैं ये? ताकि हमें तनाव ना हो, चिंता ना हो, ठीक है। कौन सी अवस्था में होता है ये? होता है, ये होते हैं कैसे, ऋणात्मक। कैसे होते हैं? ऋणात्मक। धनात्मक कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष उपाय। और किस पर आधारित होते हैं ये? अचेतन या फिर अर्धचेतन पर आधारित होते हैं। अचेतन या फिर अर्धचेतन पर आधारित होते हैं, ठीक है। इनके लिए एक परिभाषा दी गई है, डेविसन ने दी थी, डेविसन एंड नीले, इन्होंने एक परिभाषा दी थी। दुश्चिंता, कल पढ़ी थी ना, एंजाइटी। दुश्चिंता से अहम की, अहम पढ़ेंगे हम, अहम की रक्षा हेतु अचेतन मन, अचेतन मन जिस युक्ति की सहायता लेता है। देखो डेविसन ने डैश है, डेविसन डैश है दुश्चिंता, दुश्चिंता मतलब एंजाइटी, एंजाइटी से बचने के लिए अचेतन मन जिस युक्ति की सहायता लेता है वे रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है, युक्तियां कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। अब कौन कौन सी रक्षात्मक युक्तियां हैं वो हम अब शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहली रक्षात्मक युक्ति हम पढ़ रहे हैं दमन, जिसको बोलते हैं रिप्रेशन। क्या बोलते हैं? रिप्रेशन, रिप्रेस करना, दमन करना। दमन मतलब क्या होता है? देखो दमन का मतलब क्या होता है? दबाना। दमन का अर्थ क्या होता है? दबाना। दमन किस प्रकार की युक्ति है? ये ऐसी युक्ति है कि भाई हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, या फिर जो भी हमारे पास तनाव हो रहा है, जो भी चिंता हो रही है हमारे, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही, तो इस वजह से क्या होती है, हमें इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पा रही तो क्या होती है, चिंता हो जाती है, तनाव हो जाती है, ठीक है। तनाव, चिंता, तनाव वगैरह हो जाती है, प्रॉब्लम्स वगैरह हमारे, मतलब हमें दुख होने लग जाता है। तब हम क्या करते हैं
कि भाई या तो उसका सॉल्यूशन कर लो, भाई इच्छाएं पूर्ति कर लो। उसके लिए हमारे हमारे पास 4 तरीके हैं, हमने पढ़ लिए। लेकिन वो चारों तरीकों में फेल हो जाता है इंसान जब, तब क्या करे फिर वो? चारों भाई उसमें फेल हो गया वो, अब क्या करे? तब वो क्या करता है कि भाई ये इच्छाएं मेरी पूरी तो हो नहीं रही है, टेंशन उससे, उसको बेचारे को उस वजह से टेंशन होती है, उस वजह से उसको चिंता हो रही है। ठीक है, तब वो क्या करता है? ऐसे करता है कि यार छोड़ यार, ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, और इच्छाओं को वो क्या कर लेता है? दबा लेता है। इच्छाओं को मन में दबा लेता है, मन में दबा लेता है। यानी अब वो भूलने लग जाता है उस चीज़ को, भूलने लग जाता है मतलब वो चेतन मन में आ गया, अचेतन मन में, तो उसको वो क्या करता है? अचेतन मन में ले जाता है। अचेतन मन में अपनी इच्छाओं को दबा देता है, दबा के रख लेता है कि भाई ताकि बस वो इच्छा के बारे में सोचे ही ना। दबा ली अपनी इच्छा, इच्छा के बारे में सोचेगा ही नहीं, तो फिर उसको टेंशन नहीं होगी, तनाव नहीं होगी, तो वो कोशिश करेगा कि भाई मैं इन चीज़ों से बचूं। ठीक है, जैसे मान लो किसी को क्या होता है? शुगर है, किसी को क्या है? शुगर है। अब शुगर है, तब उसका लेकिन उसका मन होता है कि वो तो मीठा खाए, पूरा का पूरा क्या है? क्या खाए? मीठा खाए। लेकिन डॉक्टर उसको बोलता है तुझे क्या करना है? परहेज करना है। क्या करना है? परहेज करना है। तब वो क्या करता है? अपनी इच्छा को क्या कर लेता है? दबा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी भैया तबीयत का सवाल है, तो वो अपनी इच्छा जो मीठे खाने की इच्छा होती है उसको दबा लेता है कि भाई मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। ठीक है, तो भाई अब उस इच्छा को दबा लेना क्या कहलाता है? दमन या फिर डिप्रेशन कहलाता है। जैसे मान लो कि भाई किसी का सपना है कि मुझे तो सिंगर ही बनना है। ठीक है, लेकिन स्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि वो अपनी लाइफ में वो कर नहीं पाता है, तो वो क्या करता है? अपनी इच्छा को दबा लेता है कि अगर उसको याद करेगा तो उसको चिंता होगी, उसको तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, स्ट्रेस में आएगा। लेकिन वो क्या करता है? उसको दबा के ही रखता है कि भाई मैं इसको बाहर ही नहीं आने देता। तो ऐसी जो रक्षात्मक युक्ति है वो क्या कहलाती है? दमन या फिर रिप्रेशन। रिप्रेस करना, प्रेस कर लेना, दबा लेना। और कौन से मन में? अचेतन मन में दबा लेना। लेकिन कभी कभी क्या होता है? अचेतन मन से जब ये चीज़ें बाहर आने लग जाती है, अर्धचेतन मन में आ जाती है। अर्धचेतन का मतलब कि भाई हाँ, भूल भी गए लेकिन याद भी है, तब इंसान को दुख होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाएगी? दमन या फिर रिप्रेशन, कि भाई इच्छाओं को दबा लेना। ठीक है, ये जो दमन है इसको क्या बोला जाता है? चयनात्मक विस्मरण। चयनात्मक विस्मरण का मतलब क्या है? कि खुद ने ही चूज किया है कि मुझे इस चीज़ को भूल जाना है। क्या बोलते हैं इसको? सिलेक्टिव। ये पूछा जा सकता है, सिलेक्टिव फॉरगेटिंग किसे कहा जाता है? सिलेक्टिंग फॉरगेटिंग किसे कहा जाता है? रिप्रेशन को कहा जाता है। तो पहली हमारी रक्षात्मक युक्ति क्या है? कि भाई अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम, अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही तो उससे प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे तनाव हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम इच्छा को ही दबा लेंगे। क्या कर लेंगे? इच्छा को ही दबा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, हमारा कौन सा? रिप्रेशन। तो ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेशन हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर अचेतन मन में चला गया, ये जो भी इच्छा मैंने सोचा है कि हम इसको भूल जाएंगे, और भूल के बैठ गए, लेकिन कभी ये अचेतन मन में चला जाएगा, लेकिन कभी कभी वो कभी कभी याद आता है, तो फिर हमें क्या होती है? प्रॉब्लम हो जाती है। हमें क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है, याद आती है, तो फिर हम टेंशन में वापस से आ सकते हैं। तो इच्छाएं दमन होती है तो वो वापस भी हो सकती है। तो इसका एक दूसरा तरीका हो जाता है सप्रेशन। क्या हो जाता है? सप्रेशन, जिसको बोला जाता है शमन। सप्रेशन। रिप्रेशन का अर्थ क्या था? कि भाई इच्छा पूरी नहीं हो रही, उसको दबा लो। या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को क्या करो? छोड़ के भूल जाओ उसको, कि भाई मुझे इसको याद ही नहीं करना, अगर याद करूंगा तो मुझे टेंशन होगी, तनाव होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, शमन के अंदर, शमन में क्या होता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, मान लो जो भी हमारे पास समस्या आ रही है, या फिर तो हम उसको हम क्या करते हैं? हम जानबूझ के दिमाग से तो निकाल देते हैं, जानबूझकर दिमाग से निकाल देते हैं, दबा के नहीं रखते हैं। उसमें क्या दबा के रखते हैं? जानबूझकर दिमाग से निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, और उसकी जगह कोई और इच्छा ले आते हैं, कोई और इच्छा या कार्य करने लग जाते हैं, इच्छा पूर्ति या कार्य करने लग जाते हैं। तो बताओ, दमन ज़्यादा अच्छा है कि शमन? शमन ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम उसको भुला नहीं रहे, भुला तो रहे हैं, लेकिन उसकी जगह किसी और को भी देना चाहते हैं कि भाई मेरी जगह, उसकी जगह कोई और आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो सुबह सुबह मान लो हमारी लड़ाई होगी किसी के साथ, सुबह सुबह लड़ाई होगी, मान लो किसी के साथ लड़ाई होगी, तब या तो पूरे दिन उसको
भाई उसको दबा के रख लिया कि भाई हाँ, मन में रख लिया कि यार चल ठीक है यार, जो हुआ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भाई लड़ाई हुई छोड़ दी मैंने, पर दिमाग में वो पड़ी है। कौन सी दिमाग में? अचेतन मन में पड़ी है। ठीक है। अगर हम नॉर्मल बैठे रहे तब तो वो चीज़ वापस हमारे दिमाग में आ सकती है, लेकिन उसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर कोई और कार्य करने लग गए, मान लो दैनिक कार्य करने लगे, मान लो ऑफिस चले गए या फिर स्कूल का पढ़ने लगे या कुछ और करने लगे, दैनिक कार्यों में बिजी हो गए, खुद को बिजी कर लिया, दैनिक कार्यों में बिजी कर लिया, तब वो क्या होती है कि भाई हाँ, हम उसको रियल में भूल जाते हैं। ऊपर दमन में क्या था कि भाई हाँ, बस उसको दिमाग में दबा के रख लिया, लेकिन शमन में क्या होता है, दिमाग से निकाल देंगे और उसकी जगह कुछ और करने लग जाएंगे या फिर उसकी उसकी जगह किसी और को ले आएंगे। बस इतना सा दोनों में फ़र्क है, शमन और दमन में। तो शमन ज़्यादा अच्छा है कि दमन ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, तो दमन से ज़्यादा बेटर कौन सा है? शमन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि शमन में क्या करते हैं हम, जानबूझकर उसको भुला देते हैं, जानबूझकर भुला देते हैं, जानबूझकर भुलाकर जगह किसी और को दे देते हैं। तो बेटर कौन सा है? शमन ज़्यादा बेटर है। इसमें क्या होता है, बस हम भूल भूल जाते हैं, उसको दबा देते हैं, उस इच्छा को क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो दबी हुई चीज़ ज़्यादा नुकसानदायक होती है, जबकि जानबूझ के अगर उसको भुला रहे हैं कि भाई हाँ, बस मुझे तो ये याद ही नहीं करना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। तो शमन और दमन में क्या फ़र्क हो जाता है? सिर्फ मेन फ़र्क ये होता है दमन और शमन में, कि भाई शमन में तो हम जानबूझकर उसको भुला देते हैं और उसकी जगह किसी और को ले आते हैं, लेकिन दमन में क्या होता है कि बस हम उसको दबा कर बैठ जाते हैं कि यार ये भी कोई चीज़ है जो हमारी लाइफ में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। और शमन में जानबूझकर उसकी जगह किसी और को दे देंगे, वो भूल जाएंगे। दोनों में ये फ़र्क है। आगे चलते हैं, हमारा 3 नंबर पे। 3 नंबर पे हमारा है पलायन। पलायन पलायन को बोलते हैं डिसएसोसिएशन, डिसएसोसिएशन या एस्केपिंग बोलते हैं इसको, अलगाव, अलगाव भी इसको बोला जाता है। इसमें देखो नाम से स्पष्ट है कि पलायन क्या है, समस्या से, इसमें क्या होता है, समस्या से हम क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। ठीक है, अपने आप को, मान लो हमारे पास कोई कष्टप्रद स्थिति आ गई, तो हम उससे क्या हो जाते हैं, उससे भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, उससे क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो ये रक्षात्मक युक्ति क्या है कि भाई खुद को उस समस्या से भगा देना या छुप जाना उस समस्या के लिए। ठीक है, ठीक है। पलायन, जैसे मान लो गांव है, हमें पता है भाई गांव में गरीबी दूर करने के लिए कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। बस उसी प्रकार का कंसेप्ट है कि भाई हाँ, जो समस्या है उस समस्या से दूर भाग जाओ, कुछ और, कहीं कुछ और कर लो। ठीक है, जैसे मान लो पलायन का और क्या एग्जांपल दूँ आपको मैं, कि भाई मान लो कोई माँ पापा ने घर पे डांट दिया, तब हम क्या करेंगे, उनका सामना ना करने पड़े तो कमरे में बंद हो जाएंगे, कमरे में बंद हो जाएंगे, भाग जाएंगे, बस उस समस्या का सामना नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, पलायन कहलाता है। डिसोसिएशन, खुद को डिसएसोसिएट कर लेना, अलग कर लेना, क्या कर लेना, खुद को अलग कर लेना, समस्या से अलग कर लेना, एस्केप कर लेना, भाग जाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, पलायन। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, नकारना या डिनाइल। नकारना, देखो वर्ड से स्पष्ट है कि नकारना, भाई नकार ही जाओ, मुकर ही जाओ कि भाई हाँ, मेरे तो ये समस्या है ही नहीं, क्या हो जाओ, मुकर जाओ कि भाई ये समस्या है ही नहीं मेरे तो, नकारना कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, जैसे मान लो कोई भी हमारी समस्या है, उससे क्या हो, मुकर जाओ, मुकर जाओ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी को टीबी है, तो अब वो टीबी है, या तो वो क्या करे, पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहे कि भाई हाँ, मुझे टीबी है, मैं मर जाऊंगा, ये वो जो भी एक्सवाइजेड, उससे अच्छा क्या है, मुकर जाओ कि भाई मेरे को तो है ही नहीं टीबी, भाई क्या टीबी, कुछ नहीं है मेरे को तो। यानी उसको नकार दो, वास्तविकता को नकार देना, वास्तविकता को नकार देना क्या कहलाता है, डिनायल। ठीक है, जैसे मान लो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बचपन में क्या करते हैं कि भाई बाहर खेलते रहते हैं, कि भाई अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं सारे जने, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, और उधर से मान लो किसी की मम्मी आवाज़ देती है, मान लो ये राजू है, राजू को आवाज़ लगा रही है, राजू राजू, तो वो क्या करता है, जानबूझ के अनसुना कर देता है कि भाई मेरे को कोई आवाज़ लगा रहा है, फिर मम्मी बोलती तू आया क्यों नहीं, तो क्या बोलेगा कि भाई मेरे को तो आवाज़ सुनाई नहीं दी,
तो नकार देना, ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है, नकार देना। ठीक है, तो ये हो जाती है नकारना या फिर डिनायल। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, विस्थापन। क्या है, विस्थापन, ट्रांसफर, या इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। बस नाम से समझ लेना, डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या प्रतिस्थापन। डिस्प्लेसमेंट नाम से क्या स्पष्ट है कि विस्थापन कर देना, ट्रांसफर कर देना। मान लो आप पर किसी किसी ने गुस्सा किया, अब आपको गुस्सा किया, आपके ऊपर गुस्सा किया, तो आप भाई टेंशन में आ गए, तनाव में आ गए, चिंता करने लगे खुद की। ऐसा ना करते हुए क्या करना, आप क्या करो, अपना गुस्सा किसी और पे उतार दो, अपना गुस्सा किसी और पर उतार दो। ठीक है, गुस्सा किसी और पर उतार दो, तो ये चीज़ क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे मान लो आपको बड़े भाई ने डांट दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपसे जो छोटा है उसको डांट दोगे कि ले भाई, मैं तो मेरा मेरा जो मेरे पे जो गुस्सा किया आपने, अपने गुस्से को दूर करने के लिए अपना गुस्सा किसी और पे उतार दिया। ठीक है, जैसे मान लो किसी औरत के बच्चा नहीं है, अब जो बच्चे की जो पीड़ा है, कि बच्चे की जो पीड़ा है वो क्या करती है, अन्य किसी अपने पड़ोसी की या फिर अपनी बहन के बच्चों को प्यार कर लेती है, तो वो क्या कहलाती है, उस पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करती है कि भाई वो खुद तो नहीं कर पा रही, लेकिन बच्चा उसके पास तो है नहीं, तो वो क्या करेगी, अपनी बहन के बच्चों से प्यार करने लग जाती है। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन कहलाती है। ठीक है, वैसे बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी पीड़ाएं या अपनी भावनाएं, ठीक है, किसी और पर डालना, किसी और पर प्रदर्शित करना, कि भाई अपनी भावनाओं को किसी और पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं और क्या एग्जांपल दूँ आपको, कि भाई आप ऑफिस में जाते हो मान लो, ठीक है, ऑफिस में आपको आपके जो बॉस है उसने डांट दिया। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, अब वो गुस्सा आ रहा है आपको, आप घर पे आते हो, अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा निकाल देते हो, तो वो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है, विस्थापन या ट्रांसफर या डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। आगे देखो, कितना नंबर हो गया, ये हमारा हो गया 5 नंबर। 6 नंबर पे देखो, रक्षा होती कौन सी है हमारे पास, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, या इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, देखो आप फेल हो गए, आप क्या हो गए, फेल हो गए, लेकिन अपने फेल होने का रीज़न खुद को ना बताकर, जो रीज़न है वो किसी और को बता रहे हो, फेल होने का रीज़न किसी और पर डाल रहे हो, कि भाई आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप नहीं पढ़े, ठीक है, और आप फेल हो गए एग्जाम के अंदर, आप क्या बोलोगे, भाई घर वालों ने नहीं पढ़ने दिया, घर वाले ये काम करवाते थे, वो काम करवाते थे। ठीक है, तो मतलब बहाने थोप रहे हैं कि भाई किसी और पर थोपना, क्या बोलते हैं इसके, प्रोजेप्शन को मतलब क्या बोलते हैं, थोपना। क्या बोलते हैं, थोपना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, एक मुहावरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने क्या हो गया, आंगन टेढ़ा। खुद को डांस आता नहीं है, लेकिन कहता है भाई आंगन आपका टेढ़ा है तभी मेरे से डांस नहीं हो रहा। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, कि भाई किसी और पर रीजन डाल देना, कि भाई तू है मेरे फेल होने का रीजन, तेरी वजह से ये हुआ था, तो ये क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। 7 नंबर पे देखो हमारा क्या होगा, औचित्यकरण, युक्तिकरण, तार्कीकरण, विवेकीकरण, परिमेयीकरण, परिमेयीकरण, बस इंग्लिश में एक ही नाम रखना है, रेशनलाइज, रेशनलाइज, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन देखो क्या होता है, रैशनल का मतलब क्या होता है, तर्क। क्या होना, तर्क, यानी सोच विचार करना, तर्क मतलब सोच विचार करना। रैशनल का मतलब क्या हो गया, सोच विचार करना, कि भाई अब की बार क्या है, कि कोई तर्कफुल रीजन, कोई तर्कफुल, उसमें क्या था भाई, कोई अगर आप फेल हो गए तो बस किसी और पे थोप रहे हो अपने फेल होने का रीज़न। ठीक है, लेकिन इसमें क्या, तर्कपूर्ण जो रीज़न है, जो रियल में जो रीज़न है, कि ऐसा ऐसा रीज़न दो कि भाई सामने वाले को लगे कि भाई हाँ ये चीज़ है, ऐसे ना लगे कि भाई हाँ तू तो अपनी गलती है ना किसी और पे थोप रहा है, ऐसे लगना चाहिए कि भाई हाँ कोई एग्जैक्ट आपका ये रीज़न है, हाँ भाई हाँ ये रीज़न हो सकता है कि भाई आप फेल हो गए। जैसे हम बोलते हैं कि इसका इसका क्या आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो हम बोल देते हैं अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। जैसे एक एग्जांपल था कि बिल्ली थी, वो बिल्ली अंगूर को ऐसे, बिल्ली थी ना, तो वो अंगूर लटके हुए थे,
तो बिल्ली ऐसे कूद कूद के अंगूर को प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंगूर उसके हाथ नहीं आए। तो बिल्ली ने क्या बोला कि भाई अंगूर खट्टे हैं। अब इसका ये रीज़न है जो, अब ऐसे तो है नहीं इसने अपनी विफलता किसी और पे थोपी है, उसने बोला कि जो अंगूर है वो खट्टे हैं, और रियल में अंगूर खट्टे भी हो सकते हैं। तो तर्कपूर्ण रीज़न है ये, क्या है, एक तर्कपूर्ण रीज़न है। वो रीज़न फालतू का रीज़न था, सामने वाला समझ जाता है कि ये तो बहाने मार रहे हैं। लेकिन इस रीज़न में क्या होता है, औचित्यकरण या युक्तिकरण में क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है। जहाँ रीज़न हो सकता है तो वहाँ क्या आ जाएगा, औचित्यकरण आ जाएगा। क्या हो जाएगा, औचित्यकरण आ जाएगा। अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, इस प्रकार के इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे। जैसे और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई मान लो गरीब आदमी है, मान लो गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी के पास घी है नहीं, और वो सूखी रोटी खाता है। क्या खाता है, सूखी रोटी खाता है। तो वो सूखी रोटी खाने का रीज़न क्या बताता है कि भाई सूखी रोटी का जो स्वाद है ना, वो घी वाली रोटी में है ही नहीं। तो ये उसने रीज़न दे रहा है, उसने थोपा नहीं है, लेकिन उसने बोला है। और हो सकता है महल वाले लोग ऐसे समझते भी हो, जो गरीब नहीं है, जो अमीर है, वो सोचते हो क्या पता यार सूखी रोटी में सच में ही ऐसा स्वाद हो। तो ये इस प्रकार के जो रीज़न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तर्कपूर्ण रीज़न कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो टीचर की, आपका टीचर में सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। एक तो बहाने आप लगा रहे हो कि मुझे किसी ने पढ़ने नहीं दिया, ये वो ऐसे बहाने लगा रहे हो कि सामने वाले को पता लग जाए कि ये तो भाई प्रक्षेपण कर रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है, भाई झूठे बहाने लगा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे रीज़न लगा दो कि मेरे टीचर में मन ही नहीं लगता, मेरे को टीचर लगना ही नहीं है, मुझे तो क्या है, मुझे तो IAS ऑफिसर लगना है, इसलिए मैं टीचर की तैयारी नहीं कर पाया। तो ये इस प्रकार के जो रीज़न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, औचित्यकरण या रेशनलाइजेशन रीज़न कहलाते हैं। ठीक है। यानी ऐसे रीज़न नहीं है कि सामने वाले को ऐसे महसूस हो कि भाई ये तो बहाने मार रहे हैं। ठीक है, बहाने नहीं मार रहा। ठीक है भाई, तर्कपूर्ण रीजन लगे तो ये किस में आ जाएंगे, ये रक्षा युक्ति कैसी कहलाएगी, औचित्यकरण, युक्तिकरण या फिर रेशनलाइजेशन कहलाएगी। अगली हमारी देखो कितने नंबर होगी, 7 नंबर होगी। अगली है हमारी 8 नंबर। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे